स्वागत है एक बार फिर से। पिछली बात को आगे बढ़ाते हैं और हमारी बातचीत ये यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि अब हम अपने यूनिट नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में आ गए हैं। तो यूनिट नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है जिसमें कि अब हम आ चुके हैं और यहाँ हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मटेरियल क्या होगा। देखो ऐसा होता क्या है, अभी तक हमने बात क्या की, हमने कहा कि भाई एक चार्ज है, उसके पास आप कोई चार्ज लेके आए। एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन है, आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, कुछ एरिया में बटे हुए हैं या वॉल्यूम में बटे हुए हैं या एक लाइन के फॉर्म में अरेंज हैं। ये सब काफ़ी हद तक थोड़ा रियलिस्टिक सिचुएशन से थोड़ा दूर की सिचुएशन होती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जनरेट करते हैं तो आज के डेट में आप बैटरी का भी इस्तेमाल करते हो जिसमें चार्जेस का फ़्लो होता है, और फिर जब करंट वगैरह फ़्लो होती है तो वहाँ पर आप कुछ तरह के मटेरियल यूज करते हो, कुछ जो करंट को झटका आपको नहीं लगने देते हैं, कुछ से करंट आराम से पास हो जाती है। तो यानी कि जब हम तमाम तरह के प्रैक्टिकल पर्सपेक्ट में आते हैं, प्रैक्टिकल के एस्पेक्ट में जब देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें मटेरियल जो होता है उस मटेरियल की बात आनी शुरू हो जाती है। कुछ मटेरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग तरह से बिहेव करती है, कुछ पे अलग तरह से बिहेव करती है। हालांकि कंडक्टर इंसुलेटर का तो मामला हमको मालूम है, लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके बारे में आपने क्या सुना है? इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे होकर के करंट फ्लो नहीं करती, चार्ज फ्लो नहीं करते। एक तरह से उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता है चार्जों के फ्लो कराने में। लेकिन कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इंसुलेटर है, आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, एक तरफ से प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन्स या प्लस माइनस चार्जेस आपने वहाँ दिए, तो आपका ये जो मटेरियल है ये करंट को तो नहीं फ्लो करेगा, अलाउ करेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं जिन परिवर्तनों की वजह से ये मटेरियल एक तरह का इलेक्ट्रिकल व्यवहार दिखाना शुरू कर देता है। तो जैसे तांबा का तार है, लोहे का तार है, एल्युमिनियम का तार है, तो उसके अगर एक सिरे पे प्लस है और एक सिरे पे माइनस है तो बाकायदा वहाँ पर एक कंडक्शन को आप होता हुआ देखोगे। बैटरी में ऐसा ही होता है। लेकिन हम इंसुलेटर के फैमिली के कुछ ऐसे एलिमेंटों की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे प्लस चार्ज से माइनस चार्ज, तो इनके अंदर कुछ छोटे छोटे बदलाव हो जाते हैं। इन मटेरियल्स के अंदर कुछ छोटे बदलाव हो जाते हैं और ऐसे मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। और इनके शुरुआती जो प्रयोग थे वो माइकल फैराडे ने किए थे, और ख़ास तौर पे माइकल फैराडे का जो आपका कैपेसिटर्स के साथ किया गया जो काम था, जो प्रयोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा नोटेबल हैं। लिटरेचर्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा उनको कोट किया जाता है। तो उन्होंने देखा कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, अब कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर असल में दो मेटेलिक प्लेटों का एक सिंपल पैरेलल प्लेन कैपेसिटर की बात करें तो दो मेटेलिक प्लेटों का एक अरेंजमेंट होता है जिसपे एक पे प्लस चार्ज और एक पे माइनस चार्ज होते हैं, और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है वो इस कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में रहती है, स्टोर रहती है। तो ये देखा गया, फैराडे ने ये देखा कि अगर आप इन कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दो और फिर आप उसके ऊपर चार्जों को रखो, तो ये पाओगे कि ये जो कैपेसिटर है अब वो पहले से ज़्यादा चार्ज इकट्ठा कर पा रहा है। यानी उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अब चार्जों के साथ चूँकि एनर्जी भी होती है तो आप ये भी कह सकते हो कि कैपेसिटर के पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो ये एकदम से इंटरेस्ट जगाता है लोगों के बीच में कि आखिर वही प्लेटें हैं, वही साइज है, वही दूरी है, उस पर चार्ज हम पहले कम इकट्ठा कर पा रहे थे, लेकिन जैसे हमने उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया तो अब हम ज़्यादा चार्ज इकट्ठा कर पा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये जो क्यों था इसका जवाब इस तरह से आप समझो कि वो जो मटेरियल है उसने उसके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ ऐसे परिवर्तन कर दिए जिन परिवर्तनों ने उसने वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड को ही चेंज कर दिया। तो जो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आप काम कर देखते हो चार्जों की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब आपने प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बदल गई है। और इसी बदलाव की वजह से अब डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में आपका कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज इकट्ठा कर पा रहा है। तो ये एक तरह से शुरुआती बातें हैं जो हमको मोटिवेट करती हैं कि हमें ऐसे मटेरियल्स को क्यों पढ़ना चाहिए जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की बात हम कर सकते हैं, जैसे कैपेसिटर के एप्लीकेशन में ही हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस इफ द डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इसकी बात मैं आपसे कह रहा था। मान लीजिए कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक सी है, मतलब आपने प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया तो जो कैपेसिटेंस है वो सी है, और बिना और कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक
C0 था। अब यहाँ O का मतलब आप समझ लो इनिशियल। इनिशियल का मतलब है जब आपने कोई भी डाइलेक्ट्रिक प्लेटों के बीच में नहीं रखा था। तो वहाँ पर ये बताते हैं कि अगर आप इस C और C0 का CO का रेशियो निकालो, यानी कि कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो उसका एक वैल्यू, एक कांस्टेंट आता है। इस K को हम उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, जिसको भरा गया है दोनों प्लेटों के बीच में, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आगे हम देखेंगे कि इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। और मैंने बताया है कि परमिटिविटी जो होती है वो किसी मटेरियल का वो गुण बताती है कि वो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति कैसा व्यवहार दिखाएगा। मतलब कोई मटेरियल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर अपने के थ्रू होकर के करंट को पास कराएगा या लाइनों को पास कराएगा या नहीं कराएगा, कम कराएगा, बहुत ज़्यादा कराएगा। ये सारी प्रॉपर्टी को समझाने वाला जो टर्म होता है वो होता है परमिटिविटी। क्योंकि यहाँ पे आप दो सिचुएशंस पे कंपेयर कर रहे हो, विद डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं या इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कैसे क्यों क्या होता है। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो होते हैं इन जनरल, जिनकी हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, हम उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है पोलर, एक होते हैं नॉन पोलर। अच्छा, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मैंने आपको बताया है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोल जो वर्ड आएगा इसका अंदाज़ा हम चार्ज से जोड़ के लगाएंगे। जहाँ कहीं चार्ज की बात हो रही होगी वहाँ हम जनरली पोल वर्ड यूज करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में आपने देखा है कि कहीं एक अकेला चार्ज होता है, चाहे प्लस या माइनस, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मोनोपोल। जहाँ दो चार्ज होते हैं उसे कहा जाता है डाईपोल। ऐसे ही जहाँ चार चार्ज होते हैं, प्लस माइनस, उसको क्वाड्रुपोल। तो पोल का मतलब होता है चार्ज। अब आप समझे, जैसे मान लो सपोज एक इमेजिन करो सिचुएशन को, लेट मी ड्रॉ दिस इमेजिनेशन। मान लीजिए आपके पास कोई मटेरियल है इस तरह से, कोई एटम है जिसके अंदर 8 प्रोटॉन है। तो 8 प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते समय आपने एक रेडियस बनाई, और इस रेडियस को जो बनाया आपने उसकी वैल्यू आपने कुछ रखी, मान लो 8 रखी, 8 यूनिट रखी। फिर आपके पास वहाँ पर 8 प्रोटॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉनों के लिए भी आप एक सर्किल बना सकते हो, उसकी रेडियस भी वही होगी, क्योंकि चार्ज दोनों के बराबर है, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है। तो आपके पास 8 प्रोटॉन का एक सर्किल दिख रहा है, 8 इलेक्ट्रॉनों का एक सर्किल दिख रहा है, लेकिन दोनों सर्किल की रेडियस बराबर है, क्योंकि ये दोनों 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारा एटम ऐसा है कि ये दोनों सर्किल ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब जो ये वाइट कलर का सर्किल है इसी के ऊपर ही आपका रेड कलर का भी सर्किल है। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वाइट सर्किल पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड सर्किल नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके अपने अपने जो सेंटर हैं वो सेंटर एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो उसको नॉन पोलर कहेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि आप ऐसे समझ लें कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनका ये सेंटर है, आपके पास जो नेगेटिव चार्ज हैं उनका ये सेंटर है, और आप देख रहे हो दोनों सेंटरों के बीच की कुछ दूरी है d, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो ये अरेंजमेंट कैसा बन रहा है? पोलर का। तो इसकी परिभाषा ऐसे निकल के आती है कि इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं कर रही है, तो ऐसे स्थिति को हम पोलर कहेंगे। इसको मैंने देखो यहाँ पे बनाने की भी कोशिश की है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे समझ में आएगा। इस जगह पे आप देखें, यहाँ पर हमने एक सर्किल दिखाया है, दिस इज़ द फॉर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ फॉर नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है इसके बीच में एक गैप है, मान लो d। तो ये ऐसा लग रहा है कि एक प्लस सिरा है, एक माइनस सिरा है, उनके बीच का डिस्टेंस d है। तो ये कैसा अरेंजमेंट हो गया? ये एक डाईपोल बन गया, एक इलेक्ट्रिक डाईपोल बन गया। अब इलेक्ट्रिक डाईपोल के होने की वजह से मतलब इसके पास एक P की वैल्यू होगी, और इसी वजह से ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में समझ लो, पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास अपना खुद का डाईपोल मोमेंट होता है, मतलब नेचुरली ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पैदाइशी होता है। अब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर पोलर। जो आप मॉलिक्यूल देखते हो, चाहे वो गैस के मॉलिक्यूल हों, चाहे वो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल हों, उन सब में चार्जों का अरेंजमेंट होता है, तो उनके अंदर
देखा ही जाता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का डिसबैलेंस कुछ होता है आगे पीछे, इसकी वजह से पोलैरिटी वहाँ पर रहती है। सो एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हमेशा एसोसिएट होता है अगर आपका पोलर मॉलिक्यूल, अगर आप पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है उनके पास पैदाइशी अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहेगा। अब दूसरी तरफ आती है नॉन पोलर। तो कुछ स्पेशल कंडीशंस में, कुछ विशेष स्थितियों में अगर ऐसा होता है, जैसे मैंने पहले केस यहाँ पे बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड कर जाएं तो ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कहेंगे। जैसे ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है नॉन पोलर का, तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो डॉटेड वाला बन रहा है मान लो नेगेटिव चार्ज के लिए है, जो सॉलिड वाइट है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, और दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये कैसा स्थिति है, ये नॉन पोलर स्थिति हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे लिखा है कि नॉन पोलर है तो नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट इज एसोसिएटेड। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूल होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके पास अपना खुद का कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। दिस इज समथिंग जिसको आपको समझना है। तो अब सोचो, अब ज़रा सोचो, आपके पास एक सिचुएशन को सोचो। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक कोई सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस के अंदर कैसे सब्सटेंस है, पोलर सब्सटेंस है। पोलर डाइलेक्ट्रिक का होने का मतलब है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस थिंग, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो अब आपके पास एक प्लस सिरा है, एक माइनस सिरा है, ये आपका एक मॉलिक्यूल है। एक ये मॉलिक्यूल, इसका एक प्लस सिरा है, एक माइनस प्लस सिरा है। ऐसे आपके पास मॉलिक्यूल जिसका प्लस और माइनस है, ठीक है। ऐसे ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं, प्लस है, माइनस है। माइनस को हम चलो 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्लस को हम 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस को 1। ऐसे ही आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो आपका वो जो पूरा सब्सटेंस है उसके अंदर रैंडमली डायरेक्शन में इस तरह से मॉलिक्यूल अरेंज हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, रैंडम हैं। ये सारे मॉलिक्यूल रैंडमली ओरिएंटेड है, किसी का डाइपोल मोमेंट किसी दिशा में, किसी का डाइपोल मोमेंट किसी दिशा में, इस तरह से अरेंज है। तो नॉर्मली आपका जो पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसमें ऑलरेडी, अब ये जो अगर मैं सर्किल दिखाता तो इसका मतलब हम सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। ये सारे कैसे, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, ये सब पोलर है। अगर मैं सर्किल दिखाता तो इसका मतलब है हम कैसे मॉलिक्यूल को बता रहे होते हैं, हम नॉन पोलर को बता रहे होते हैं, लेकिन ये सब पोलर हैं। अब अगर आप इसके एक तरफ प्लस सिरा रख दो, एक प्लस चार्ज आप लगा दो यहाँ पर, और एक तरफ माइनस कैपेसिटर की प्लेट रख दो, तो क्या होगा, ये जो माइनस सिरे हैं ये सभी प्लस सिरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और जब प्लस सिरे अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे अपने आप को घुमाना शुरू करेंगे। जैसे ये अपने आप को घुमा देगा, ये अपने आप को थोड़ा घुमाएगा, ये अपने आप को थोड़ा घुमाएगा, और इस तरह की जो घटना होगी इसको हम आगे जा कर के डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहेंगे। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, ज़रा देखिए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्ज्ड कैपेसिटर प्लेट्स, जैसे ये आप एक डायग्राम देखो, यहाँ पर ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और इसके अंदर इस तरह से प्लस माइनस के इसके मॉलिक्यूल हैं जो कि ऑलरेडी एक पोलर मॉलिक्यूल है, वो अरेंज हैं। सो जब एक डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्ज कैपेसिटर प्लेट्स, आप देखो यहाँ एक प्लेट नेगेटिव वाली है, एक प्लेट पॉजिटिव वाली है, तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स एक्वायर अ डाइपोल मोमेंट बाय इंडक्शन। तो अब उन मॉलिक्यूल के अंदर एक डाइपोल मोमेंट आ जाता है। अब आप कहोगे ये क्या नई चीज़ बता दी, जरा समझें। मान लीजिए, अब इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, एक तरह से हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल था जिसका एक सिरा प्लस था, एक सिरा माइनस था, और इनके बीच में जो डी था वो मान लो कुछ 10 माइक्रोमीटर था, जस्ट फॉर एग्जांपल। फिर हमने इसके दोनों तरफ प्लेट लगा दी, एक तरफ प्लस चार्ज रख दिए, एक तरफ माइनस चार्ज रख दिए। तो ये जो प्लेटों के चार्ज हैं, इसने प्लस को अपनी तरफ खींचा, इसने माइनस को अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से थोड़ा खिंचाव आ गया, और आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो था, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉलिक्यूल था, थोड़ा सा खींच गया। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, और इनके बीच के डिस्टेंस जो है वो मान लो 18 माइक्रोमीटर हो गया। तो पहले वो 10 माइक्रोमीटर था नेचुरली, अब 18 हो गया। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि उसका डाइपोल मोमेंट क्या था, P बराबर क्या होता है, Q इंटू डी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो उसका डाइपोल मोमेंट P डैश हो गया, Q
डी प्लस डेल्टा डी, मतलब डेल्टा डी बढ़ गया ना, जैसे यहाँ देखो 8 माइक्रोमीटर बढ़ गया। तो इसका मतलब है अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पी डैश बराबर हो जाएगा क्यू डी प्लस क्यू टाइम डेल्टा डी। क्यू डी तो पहले से ही डाइपोल मोमेंट था, तो आपका जो नया डाइपोल मोमेंट पी डैश वो पुराने डाइपोल मोमेंट प्लस क्यू टाइम डेल्टा डी इतना बढ़ गया। तो वही चीज़ आपने लिखा है कि जब डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल एक्वायर अ डाइपोल मोमेंट बाय इंडक्शन, तो वो जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट आ जाता है। और अगर मान लो पहले से उसके अंदर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, पहले से उसके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से था, सिर्फ सारे उसके प्लस और माइनस चार्ज ओवरलैप कर रहे थे। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो थोड़ा सा प्लस चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और आपका मॉलिक्यूल ऐसा हो जाएगा कि उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो मॉलिक्यूल हैं उनके पास डाइपोल मोमेंट एक्वायर कर लेता है। डाइपोल मोमेंट वो अगर नहीं है पहले से तो आ जाएगा, और अगर पहले से है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा गया है कि द डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल एक्वायर अ डाइपोल मोमेंट बाय इंडक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर वो पहले से उसके पास कोई डाइपोल नहीं था, सिमेट्रिकल स्फेरिकल था एटम, यानी कि वो नॉन पोलर था, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेटों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है उसकी वजह से अब उनमें थोड़ा खिंचाव आएगा, थोड़ा अपनी उनका इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होगा और उनके अंदर एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल पहले से ही एक डाइपोल मोमेंट रख रहे हैं, मतलब वो पोलर मॉलिक्यूल थे, उनके अंदर चार्ज जो थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो थोड़ा दाएं बाएं शिफ्ट थी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा उसको और खिंचाव दे देगी, और खिंचाव की वजह से उसके अंदर कुछ नया डाइपोल मोमेंट जैसे क्यू टाइम डेल्टा डी ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सो एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक सेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब क्या हुआ, इसके अंदर इस तरह से प्लस माइनस चार्जों का अरेंजमेंट हो गया, तो सारे मॉलिक्यूल जो हो गए वो यहाँ पर अरेंज हो गए। अब इसमें एक सिरा जो है, ये सारे देखो नेगेटिव हैं, ये सारे नेगेटिव हैं, सारे नेगेटिव एक तरफ इकट्ठा हो गए, एक तरफ ये सिरा पूरा पॉजिटिव है, ये सब डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही है। यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहे हैं, ये प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहे हैं, लेकिन जो इस सिरे पर प्लस हैं वो और जो इस सिरे पर माइनस हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे हैं। तो अब आप कहोगे कि आपके मटेरियल के अंदर ये जो नॉन न्यूट्रलाइज एक सिरा प्लस का है और एक सिरा माइनस का है वो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI इस्टेब्लिश कर देता है। तो कैपेसिटर की प्लेटों से आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश कर रखी है, और अंदर ही अंदर इस मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सो आप कह सकते हो सो एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक सेट्स स्थित हो जाती है अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है जो इन डाइपोलों की वजह से हुई है वो एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसको हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक सिरे के पास पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं जो कि कैंसिल नहीं होते किसी चार्ज से, और एक तरफ निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं जो कि किसी और चार्ज से कैंसिल नहीं होते। बाकी अंदर के सारे चार्ज जो होते हैं वो अपने पड़ोसी के साथ अपोजिट नेचर से कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल मतलब उनका इफेक्ट जो है बैलेंस हो जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को और मोर एक्यूरेट तरीके से लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हो कि द पोलराइजेशन इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका मतलब क्या है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इस डेफिनेशन को देखेंगे कि पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। इट इज़ इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जितने चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं उन्हीं को हम पोलराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस इज डाइलेक्ट्रिक। तो कुछ वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं जिनको कि आपको समझने के लिए रखना है। एक तो सरफेस चार्ज की बात हो रही है और दूसरा बाउंड चार्जेस की बात हो रही है। दो नई बातें यहाँ पर साइंटिफिक लैंग्वेज के टर्म में हमारे सामने आई हैं, तो हमें समझना है कि क्या बाउंड सरफेस चार्ज का क्या मतलब कह रहे हो और बाउंड चार्ज का मतलब क्या कह रहे हो। अगर पोलराइजेशन की बात करें तो ड्यू टू द पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E एक्सटर्नल, अब उसका विरोध करते हुए एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E इंटरनल। तो अब इन दोनों प्लेटों के बीच में इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।
ये एक्सटर्नल वाली ग्रीन कलर का दिख रही है यहाँ पर, और इंटरनल वाली ब्लू येलो कलर की दिख रही है। तो दोनों अपोजिट हैं, हालांकि बराबर नहीं है। बराबर होते तो दोनों कट के जीरो, तो प्लेटों के बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाते, पर ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक को नहीं रखा था उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई जीरो था, इसीलिए इसको कहा विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, यानी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल अगर ई है, तो आप ई नॉट बाई ई को डिवाइड करोगे तो भी आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर इससे पहले हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सी बाई सी नॉट के टर्म में लिखा, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक के रूप में देखा। अब हम पोलराइजेशन के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है, और पोलराइजेशन से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी प्लेटों के बीच में वो है, और इन दोनों का रेशियो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करने का एक और तरीका है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इस परिभाषा में जो सरफेस चार्ज, बाउंड चार्ज की बात आती है उसकी। तो बाउंड चार्ज का मतलब क्या होता है? वो चार्ज जो बाउंड हो। अब किससे बाउंड हो? जो सरफेस के अंदर बाउंड हो, मटेरियल के अंदर बाउंड हो। जैसे अगर आपके पास लोहे का टुकड़ा है तो लोहे के टुकड़े के अंदर जो लोहे के एटम हैं वो बाउंड है ना, वो लोहे से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो आप सोचो कि आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड हैं, सब रैंडमली ओरिएंटेड हैं और सबके पास अपना अपना डाइपोल मोमेंट है, ये यहाँ से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए इनको बाउंड चार्ज कहेंगे। अब हुआ क्या कि अंदर ही अंदर ये सारे एटम जो थे, सारे मॉलिक्यूल जो थे वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करते हैं तो इसका प्लस सिरा, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस। तो जो ये बाहरी सरफेस है, ये वाली सरफेस है, इसके पास सबके माइनस दिख रहे हैं। तो इस सरफेस पर आपके जो बाउंड चार्ज हैं उन सबके माइनस सिरे आ जाएंगे, और अपोजिट वाली सरफेस पर जितने भी अंदर अंदर जो बाउंड चार्ज थे उनके प्लस सिरे आ जाएंगे। तो अगर आप देखो तो यहाँ इस सरफेस पर कौन से चार्ज हैं? प्लस चार्ज, और इस बैक वाली सरफेस पे कौन से चार्ज है? माइनस चार्ज। तो इन्हीं को हम सरफेस चार्ज कह रहे हैं। इसे आप सरफेस चार्ज कह रहे हो, ये भी आपका सरफेस चार्ज है। तो आपने जो लिखा है कि व्हाट इज पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब इस सरफेस पे कितने चार्ज इकट्ठा हो जा रहे हैं उसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं। या कह दो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे बाउंड चार्जेस की वजह से होती है उसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो अगर मान लो आपका ये प्लेट है, यहाँ Q डैश प्लस चार्ज है, ये दूसरा प्लेट है, ये दूसरी जो सिरा है, ये अब ये ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो हम प्लस और माइनस दिखा रहे हैं ये डाइलेक्ट्रिक की प्लेटें नहीं है। प्लेट तो यहाँ रखी, डाइलेक्ट्रिक की प्लेट यहाँ रखी जिसका माइनस सिरा है, एक डाइलेक्ट्रिक की प्लेट यहाँ रखी जिसका प्लस सिरा है। ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर बाहरी सरफेस पर केवल नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुए हैं, और ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर बाहरी सरफेस पर केवल पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुए। क्यों? क्योंकि अंदर अंदर एटमों ने, अपने मॉलिक्यूलों ने अपने आप को थोड़ा सा घुमा लिया, और इस तरह से घुमाया कि उनके नेट इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाए और नेट इफेक्ट नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ आ जाए। तो मान लो वो चार्ज की वैल्यू क्या है? Q डैश और Q डैश। सो हेयर Q डैश चार्ज अपीयर्स व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आपका चार्ज कितना आया? Q डैश, डिवाइड कर दो उसको एरिया से। तो जब भी आप टोटल चार्ज को एरिया से डिवाइड करते हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाती है। तो आपका सिग्मा पोलराइजेशन आ गया, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। तो आपका जो पोलराइजेशन है P वो सिग्मा P पोलराइजेशन के बराबर है। तो इस वजह से यही चीज़ हमने लिखा है कि द इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द बाउंड चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड द पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अगर हम यहाँ भी D से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी D से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मतलब ऐसा है कि आपके पास चार्ज Q है और आपने दोनों के बीच की दूरी D है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे डाइलेक्ट्रिक को हम एक डाइपोल की तरह से देख रहे हैं। जैसे डाइपोल में एक सिरा पॉजिटिव, एक सिरा नेगेटिव होता है और उनके बीच की दूरी कुछ मेजर होती है। तो अगर आप उन चार्जों की वैल्यू और उनके बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर दोगे, चाहे इसको मल्टीप्लाई करो चाहे इसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मॉड की बात होती है, आपको माइनस प्लस नहीं देखना, केवल मैग्नीट्यूड देखना है, तो उसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। और A इंटू डी क्या मतलब? ये है एरिया और ये है लंबाई। तो किसी क्यूब का एरिया उसकी हाइट को, इसको हाइट कह दो या लेंथ कह दो, तो अगर एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट
पर यूनिट वॉल्यूम, या इंड्यूस डाइपोल मोमेंट डेंसिटी जैसी बात हो गई है। तो हमारी जो पहली परिभाषा है देखो यहाँ पर, द पोलराइजेशन इज इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया को ही आप क्या कहते हो, वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हो। तो या फिर दूसरी परिभाषा है कि इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द बाउंड चार्जेस इन डाइलेक्ट्रिक। इंड्यूस देखो यहाँ पर इंड्यूस सरफेस डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी आई है। तो इस तरह से ये सारी परिभाषाएं एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई आपके सामने दिख रही हैं। तो आखिर में हम लिख सकते हैं कि द पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन इज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो सरफेस चार्ज के टर्म में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी आप लिख सकते हैं, और इस फॉर्मूले से इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेंसिटी के फॉर्म में भी आप पोलराइजेशन वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या था कि डाइपोल पोलराइजेशन एक वेक्टर फार्मूला होता है। तो हमने पढ़ा था कि P जो है वो Q टाइम D अपॉन V है। अगर हम इसको वेक्टर क्वांटिटी को, अब चूंकि D जो होता है उसकी डिस्टेंस हमेशा डाइपोल मोमेंट में नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो आप अगर इसकी मॉड को देखना चाहें तो मॉड बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन A पोलराइजेशन, सिग्मा पोलराइजेशन, पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लो कि आपका जो, अगर ये क्यूबिक होता है ऐसा, तो क्यूबिक में आपके जो चार्जेस, इनका जो डाइपोल मोमेंट होता वो माइनस से प्लस ऐसे होता, और इस पे जो नॉर्मल होता वो भी ऐसे होता। तो एन कैप और पोलराइजेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन इस सिचुएशन देखो, आपके जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन सरफेस चूँकि थोड़ा सा तिरछा है, तिरछा होने की वजह से यहाँ सरफेस एलिमेंट लोगे तो उसका तो नॉर्मल वैसे ही होगा सरफेस के 90 डिग्री पे। तो अब इस हालात में क्या हुआ, आपका जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है वो, और जिस सरफेस पर इंड्यूस हो रहा है उस सरफेस का नॉर्मल किसी एंगल थीटा पर है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो P डॉट N के बराबर होगी। इससे पहले हम लोगों ने कहा कि P बराबर सरफेस चार्ज, पोलराइज चार्जों की सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऐसे लिखा था। तो अगर इसको देखो, अगर इसको हम कहें तो इसको हम कहें P डॉट N कैप बराबर सिग्मा पोलराइजेशन वेक्टर, तो इसको अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो मॉड P मॉड N कॉस जीरो, क्योंकि हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब N और P दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस जीरो है। तो मॉड ऑफ P मॉड ऑफ N इज कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 हो गया, मॉड N 1 हो गया, तो सिर्फ P आ गया, और P आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसके बराबर हो जाएगा। तो चाहे इस फार्मूले को देखो, ये फार्मूला भी इससे पहले वाले फार्मूले का जनरलाइजेशन है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारो हमने इस सेक्शन में आपके सामने पहली बात तो कुछ पिछले यूनिट की बातें भी की, और साथ ही सॉरी पिछले यूनिट की बात मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने पोलराइजेशन, हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की बात की, उसके जुड़े हुए पोलराइजेशन फैक्टर की बात की, पोलराइजेशन वेक्टर की बात की, और फिर हमने दिखाया कि कैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है और इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पोलराइजेशन के साथ जुड़ा होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द मैटर। और आप देख रहे हो चूँकि यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, और मेरे ख्याल से सभी कॉमन सेंस के, अगर आपके पास बेसिक कॉमन सेंस यहाँ पर डेवलप कर चुके हो आप, तो आपके पास एक बेसिक कॉमन सेंस से ये सारे एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। बहुत डेरिवेशंस तो मैं यहाँ पे करा ही नहीं रहा हूँ आपको उस तरह से, तो आपको सिर्फ इन फॉर्मूलों के इनसाइड क्रिटिकली थोड़ा सा आपको सोचना है। तो चलें अगली क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे, और हम लोग अगला टॉपिक करेंगे कि आखिर हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है उसमें ये 3 तरह के वेक्टर जो होते हैं ये क्या हैं, और इस रिलेशन का कैसे हम इस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। बड़ा ही इंट्यूटिव तरीका है यहाँ तक पहुँचने का, आपको इंट्यूशन के तरीके से ही आप अपने नॉर्मल तर्कों के आधार पर ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो क्रिटिकली आपको सोचते रहना है और चीज़ों को यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप करना है। तो ये और इसके बाद और भी जो इसके डीपर साइड की जो चीज़ें हैं उनको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चले भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।